हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है आपका फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और टॉपिक अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इनको डिस्कस किया था। इनके बीच में डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी विथ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सो अब हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही दो और स्टेट के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तो बहुत पहले से हैं, पर कुछ स्टेट्स हैं जिनको बाद में डिस्कवर किया गया है। अब उन दो के बारे में बात करेंगे। द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ स्टेट इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये दो नई एडवांस स्टेट ऑफ मैटर है। चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है? प्लाज्मा के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस होती है। ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और आयंस पाई जाती हैं। ठीक है, आयंस क्या होती हैं? जैसे किसी एटम के ऊपर आप चार्ज लगा दो, सोडियम के ऊपर आप पॉजिटिव वन लगा दो तो ये सोडियम की आयन बन गई। क्लोरीन के ऊपर आप Cl के ऊपर नेगेटिव वन लगा दो तो ये क्लोरीन की क्या बन गई? आयन बन गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर पाए जाते हैं। एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस में आयंस का मिक्सचर होता है। ये आपको कब देखने को मिलती है? जो आपकी CFL है, क्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट लाइट, क्लोरोफ्लोरोसेंट जो लाइट होती है आपकी, तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, आपने देखा होगा ना आजकल वो एक ट्यूब सी आती है। पहले तो वो बल्ब आते थे जिनमें येलो कलर की रोशनी होती थी, आजकल तो हम CFL यूज करते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोसेंट लाइट्स होती हैं, इनके अंदर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये जलती कैसे हैं भाई? इनमें से आपको रोशनी जो निकलती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तुमने इसको होल्डर में सेट कर रखा है, जैसे तुमने स्विच ऑन किया उसमें से बिजली पास होती है, भी करंट जाके और उस ट्यूब तक पहुंचा। उस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी जाती है और उस गैस को, जो ट्यूब्स होते हैं इस टाइप के आपको देखने को मिलता है, कुछ 4 या कई बार 3 या फिर इस टाइप की ट्यूब्स होती हैं, नीचे इनके होल्डर लगा होता है। ठीक है, या कई बार इस टाइप की कॉइल की फॉर्म में भी मिलती है आपको। ठीक है, इस टाइप की मिलती है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्यूब्स होती है इनके अंदर गैस भरी जाती है और जब आप इसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस गैस को भी मिलती है और उस गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो गैस टूट जाती है। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस को मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं तो ये किस में टूट जाएगी? ये हाइड्रोजन के एटम्स में टूट जाएगी। पहले तो 2H के जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है H2, वो 2H एटम में टूट जाएगा और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन एटम है किस में टूट जाएंगे? H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में। भाई अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देंगे, खुद के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये सब हो तो उस ट्यूब के अंदर ही रहा है, भाई बाहर तो कोई चीज निकल नहीं रही, वो फूटी हुई तो होती नहीं है। अगर वो फूटी गई तो वो ग्लो नहीं करेगी, आपको पता है। ठीक है, कि ये हो तो सब कुछ इन ट्यूब्स के अंदर ही रहा है। तो जैसे ही आप बिजली पास करेंगे उसके अंदर जो भरी हुई गैस है वो आयोनाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस के अंदर, और ये जो मिक्सचर है ना फिर ये चमकने लगता है। जैसे ही बिजली जाके उनको आयोनाइज कर देगी ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चमकने लगती है, जिससे आपको जो लाइट है वो मिलती है। ठीक है, सन के अंदर और स्टार्स के अंदर भी यही होता है। जो सूरज चमक रहा है, जो तारे चमक रहे हैं, उसका कारण भी यही होता है कि सूरज और तारों में भी प्लाज्मा है जिसकी वजह से वो आपको इतने ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। सूरज और जो तारे हैं वो हमसे कितनी ज्यादा दूर है पर फिर भी हमें वो ब्राइट नजर आते हैं। रीजन इज प्लाज्मा, क्योंकि उनके अंदर भी गैस भरी हुई है। तारों के अंदर और उसके अंदर सूरज के अंदर हाइड्रोजन है और उनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सूरज का टेम्परेचर तो देखो कितना ज्यादा है, हम यहां तक गर्मी को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है किसका? सन का, और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जलती रहती है जिससे आयंस बनती रहती हैं, जिस वजह से सूरज जो है वो इतना ज्यादा चमकता है। तारों के अंदर भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो जो सूरज, तारे, नियॉन जो साइन बल्ब्स होते हैं, ठीक है, नियॉन साइन बल्ब्स, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स के बाहर किसी
कलर्ड ट्यूब से, चमकती हुई कलर ट्यूब से उस दुकान का नाम वगैरह लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो नियॉन साइन ट्यूब्स है, वो जो चमकती हैं उनके अंदर भी यही है कि वो ट्यूब्स है। जैसे मान लो किसी की दुकान का नाम ये हो, ABC हो, तो वो एक ट्यूब लेंगे जिसको इस फॉर्म में बैंड कर देंगे ए, ठीक है। इस फॉर्म में मान लीजिए उन्होंने बैंड कर रखा है, कोई ट्यूब ले ली, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर ने गैस भर देंगे, ठीक है। एक ट्यूब ली उन्होंने, मोड़ दिया और उसको उसके अंदर गैस भर रखी है, और फिर बाद में इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बिजली इस ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के अंदर जाएगी, ये गैस आयोनाइज हो जाएगी और ये जलने लग जाएगी। अब वो अलग अलग गैस भर देते हैं, ठीक है। नियॉन भी भर सकते हैं, कोई दूसरी भी भर सकते हैं, जिनसे अलग अलग जो रंग है वो देखने को मिलते हैं। तो नियॉन साइन बल्ब्स हुए, सन है, स्टार्स हैं, CFL है, इनके अंदर जो रोशनी है वो इनके अंदर चौथी स्टेट जो मौजूद है स्टेट ऑफ मैटर की, प्लाज्मा की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो है प्लाज्मा के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ स्टेट, दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नाउ नेक्स्ट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें जो बॉस आइंस्टाइन है बेटा, ये दो साइंटिस्ट के नाम है। वन इज इंडियन साइंटिस्ट, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। तो यहाँ जो बोस लिया गया है दैट इज ठीक है, इट इज सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, प्लस में एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे स्टेट का जो नाम है वो दिया गया है। जो सत्येंद्र नाथ बोस थे वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, उन्हें फिफ्थ स्टेट के बारे में कुछ आइडिया हुआ। इन्हीं कैलकुलेशंस को आगे जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो मतलब यूं समझ लीजिए कंटिन्यू किया, पढ़ा, और उन्होंने जो पांचवी स्टेट है उसके बारे में कैलकुलेशन रखी। उन्होंने थ्योरी में समझाया कि ऐसा करके आप फिफ्थ स्टेट जो है मैटर की, जिसको उन्होंने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया, इसको आप अचीव कर सकते हो। बट 2001 के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने इन स्टेट्स को अचीव कर लिया। जैसे मतलब एक तो बताना किसी को कि हाँ भाई ऐसा होता है, और एक प्रूव करके दिखा देना कि देखो ये हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने तो उसको प्रपोज किया था कि ऐसी कोई पांचवी स्टेट जो है वो मैटर की एग्जिस्ट करती है। पर 2001 में कुछ साइंटिस्ट थे जैसे लाइक कॉर्नल, एरिक, उन्होंने इस चीज को अचीव करके दिखा दिया। जो स्टेट ऑफ मैटर है फिफ्थ, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको प्रैक्टिकली अचीव करके दिखा दिया, और इसके लिए फिर उन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया था, जो साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज होता है, ठीक है। तो 2001 में इस चीज को अचीव किया जा चुका है, ये बना के देखी जा चुकी है, ठीक है। तो ये स्टेट कब एग्जिस्ट करती है? जब हम किसी गैस that have very low density, एक गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो। कितनी ज्यादा कम हो? इट इज ऑलमोस्ट 1/100 to 1/1000 टाइम लेस देन एयर, ठीक है। कितनी कैसी गैस चाहिए हमें? इतनी ऐसी गैस चाहिए जिसकी डेंसिटी इतनी कम हो, क्योंकि जो नॉर्मल हवा की डेंसिटी है, जिस हवा में नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं, उस हवा की डेंसिटी से 1/100 या 1/1000 गुना कम डेंसिटी होनी चाहिए उस गैस की। ऐसी किसी गैस को जब हम बहुत ही ज्यादा ठंडा करते हैं, जब हम उस गैस को सुपर कूल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं या फिर सुपर कूल्ड करेंगे उसको, तब जाके आपको ये जो पांचवी स्टेट है ये देखने को मिलेगी, जिसको हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलेंगे। व्हेन ए गैस विच हैव वेरी वेरी लो डेंसिटी, कितनी कम डेंसिटी हो उसकी? हवा की डेंसिटी से 1/100 या 1/1000 गुना कम डेंसिटी उसकी हो, उस गैस को जब हम बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करेंगे, तब हमें ये जो फिफ्थ स्टेट है मैटर की ये देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। चलिए बेटा, अब यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मैटर तो कंप्लीट किया है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब है? मैंने आपको वैसे बताया तो था, जैसे अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम इवोपोरेशन बोलते हैं। इफ ए सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, हम इसको हीट करेंगे तो इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग
या मैं इसको फ्यूजन भी बोल सकती हूँ, एक ही बात है। ओके, इसी तरह से अगर आप एक लिक्विड को हीट करके और उसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू गैस कंडीशन, गैसियस कंडीशन में, तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज वेपोराइजेशन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, हम किसी लिक्विड को ठंडा करके और कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को बोल सकते हो सॉलिडिफिकेशन, या मैं इसको फ्रीजिंग भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस के क्या है बेटा, नाम है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रोसेस होता है, अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करूं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, सो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच on heating a solid it will directly convert into its gaseous state without coming into liquid state। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करें और गर्म करने पे वो लिक्विड कंडीशन में ना आए, सीधा एक इसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे सॉलिड हीट करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इस गैस को ठंडा करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ये जो एरो है ना बेटा, ऐसे, इस एरो का मतलब होता है कि ये चीज यूं भी हो सकती है और ये चीज यूं भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ प्रोसेस हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हो और लेफ्ट से राइट भी। तो अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को ठंडा कर दो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर भी लिक्विड नहीं बनेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम, ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा सब्लिमेशन। और बहुत से सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे कि कपूर है जिसको हम कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही होता है, आप घर में गर्म कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां देते हो, वो सॉलिड स्टेट है, और कुछ टाइम बाद जब आप उसको खोलोगे तो वो गोलियां, भाई इतनी जल्दी तो नहीं होती, उनको टाइम लगता है, पर जैसे नेक्स्ट सीजन में जब आप वो कपड़े बाहर निकालोगे तो वो जो गोलियां हैं वो नहीं रहती, उनके वेपर बन चुके होते हैं, उनमें कपूर की स्मेल आ जाती है, बट वो लिक्विड कंडीशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होता। नहीं तो आप खुले में ही एक कपूर की गोली जो है वो खुले में रख के देख लो, धीरे धीरे उसके वेपर बनते रहेंगे, पर वो गीला नहीं करेगा कि कभी भी वेसल को या कपड़े को, क्योंकि वो लिक्विड कंडीशन में आता ही नहीं है। ठीक है, और कौन कौन है जो ऐसा करते हैं, आयोडीन, आयोडीन I2 ऐसा करेगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऐसा करेगा। बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन। ठीक है, ये कुछ सब तो नहीं करते बेटा, देखिए ड्राई आइस, ज्यादातर तो आप किसी भी सॉलिड चीज को गर्म करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड देन कन्वर्ट इनटू द गैस कंडीशन, पर कुछ एक है जो सीधा ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैस में, जैसे नेफ्थलीन है, ड्राई आइस है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, दैट हैव दे कैपेबिलिटी। इसमें कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर किसी भी सॉलिड का वेपर प्रेशर उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच कर जाता है। ठीक है, अगर किसी भी सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर हो किसी भी सॉलिड के, वो जो प्रेशर लगाते हैं दैट इज वेपर प्रेशर। अगर किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टी है कि उसका वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है मेल्ट होने से पहले ही, तो वो फिर क्या कर देगा बेटा, सब्लिमेशन शो करेगा। ठीक है, ड्राई आइस का मतलब होता है सूखी बर्फ। अब सूखी बर्फ हम किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपने उसको ठंडा किया, बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा लगाया, तो वो धीरे धीरे पहले लिक्विड में आई, और लिक्विड से भी और ज्यादा प्रेशर लगा दिया, और ज्यादा ठंडा कर दिया, तो वो सॉलिड हो गई। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज्यादा दबाएं और इतना ज्यादा ठंडा करें कि वो सॉलिड बन जाए, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिखने वो बिल्कुल बर्फ जैसी होती है, पर वो गीली नहीं करती हाथों को, जैसे बर्फ को तो तुम पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ गीले हो जाएंगे। जब हम CO2 को सॉलिड स्टेट में जमा देते हैं तो ये बिल्कुल बर्फ जैसी दिखती है, पर टच करने पे आपके हाथ गीले नहीं करेगी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ दैट इज ड्राई आइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन, अगर आपको सब्लिमेशन लैब के अंदर करके देखना है कि एक्चुअली में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं।
हमने क्या लिया बेटा, ये ग्लास का फनल होता है, आपको लैब्स में मिल जाएगा, इस टाइप का होता है। जैसे यूजुअली हम कहीं पहले मिट्टी तेल डालने के लिए कौन यूज नहीं करते हैं, इस टाइप का होता है। तो आपने इसको उल्टा करके रखा हुआ है और नीचे मैंने ले रखी है एक चाइना डिश, ये चीनी मिट्टी की बनी हुई एक कटोरी सी होती है, ठीक है। तो हमने उल्टा कर, जैसे एक कटोरी के ऊपर इसको उल्टा करके रखा हुआ है कोट को, ठीक है। और ऊपर लगा रखा हमने रुई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हीट करने पे जो गैस बाहर निकले वो बाहर चली जाए, तो आपने ऊपर रुई से उसका मुंह अच्छे से बंद कर रखा है, ठीक है। एक वायर गॉज रखी है, एक तार की जाली सी होती है जिसके ऊपर इस कटोरी को आपने जो है वो रखा हुआ है। ये कटोरी जो है ये इसको टच करती है बेटा, जैसे यहाँ पे ये चाइना डिश है आपकी, चीनी मिट्टी की बनी हुई है, और तार के ऊपर रख के हम इसको गर्म करते हैं। नीचे हमने बर्नर है जहां से आपकी जो गैस है वो निकल रही है, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे। यहाँ मैंने ले रखा है, आप चाहो तो अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, नहीं तो कपूर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको कपूर मिलता है तो आप कपूर का पाउडर बना के उसको यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए, या अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन मिलता है तो उसको ले लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो जब इस कपूर को या अमोनियम क्लोराइड को हीट मिलेगी तो धीरे धीरे इसके वेपर बनेंगे और आपको वो धुआं उठती हुई नजर आएगी। आपको व्हाइट कलर की जो धुआं सी है ना वो इस फनल के अंदर दिखेगी, क्योंकि ये फनल ट्रांसपेरेंट होती है, कांच की होती है, तो आपको सफेद सफेद धुआं जो है वो उठती हुई नजर आएगी। इसका मतलब गर्म करने पे कपूर के वेपर बनने लगे या अमोनियम क्लोराइड के, ऊपर जाने की जगह है नहीं भाई, इसने भी पूरी तरह से कटोरे को ढक रखा है, ढक्कन की तरह काम कर रहा है। ऊपर तुमने रुई लगा रखी है, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो गैस है ना ये इस फनल में ही चारों तरफ क्या रहेगी बेटा, घूमती रहेगी, और धीरे धीरे आप लगातार हीट करते रहोगे तो और ज्यादा वेपर बढ़ते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नीचे से सारा का सारा जो अमोनियम क्लोराइड या कपूर था वो सारा का सारा पिघल, मतलब उसकी भाप बन चुकी है, उसके वेपर बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सफेद रंग का धुआं आपको भरा हुआ नजर आएगा। आप बर्नर को इधर से हटा लीजिए और धीरे धीरे ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, ठंडी होगी। मतलब अगर आपने हीट देके सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, आपको क्लियरली नजर आएगा नीचे कोई लिक्विड नहीं बना, ठीक है। अब आप इसको बर्नर जैसे ही हटाएंगे तो ये चीज ठंडी होगी, ठंडी होगा तो हमने वापस क्या बोला था, गैस सीधा किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में, लिक्विड अभी भी नहीं बनेगा। और आप क्या देखोगे, ये जो गैस थी ना, क्योंकि ये फनल के अंदर पूरी तरह से भरी हुई थी, जब आप इसको पूरी तरह ऑब्जर्व करोगे तो जो फनल है वो अंदर की तरफ से एक सफेद परत से जो है वो ढका हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे सर्दियों में रॉड के ऊपर वो सफेद सफेद नहीं चढ़ जाता जिसको हम कई बार निकालते हैं, वो पत्थर जैसा लगता है आपको, बिल्कुल वैसे इस फनल के अंदर की तरफ आपको सफेद परत सी चढ़ी हुई नजर आएगी। आप ठंडा होने के बाद उसको हाथ से भी थोड़ा सा कुड़चेंगे तो वो निकल जाएगा। वो कौन है, वो कपूर है जो अब सॉलिड स्टेट में चिपक गया चारों तरफ, किसके, फनल के, ठीक है। तो देखो सॉलिड को गर्म किया तो गैस बन गई, गैस को ठंडा किया तो वापिस से सॉलिड बन गया। यहाँ पे कोई भी जो लिक्विड स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो आप एक्टिविटी से भी इस बात को प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस क्या है, फायदे क्या क्या है सब्लिमेशन वाले प्रोसेस के। एक तो आप मिक्सचर को प्योर करने में इस चीज को यूज कर सकते हो, मिक्सचर प्योरिफिकेशन में। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मिक्सचर के रूप में मौजूद है जिसमें से एक जो हिस्सा है वो सब्लिमेशन कर सकता है, तो उस मिक्सचर में से आप दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने रेत और अमोनियम क्लोराइड दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, अमोनियम क्लोराइड और रेत का मिक्सचर है तुम्हारे पास, और आप चाहते हो कि इसमें से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाए और रेत अलग हो जाए, तो ये टेक्निक काम करेगी। कैसे करेगी, अब आप यहाँ पे क्या ले लो, मिक्सचर ले लो, उसमें रेत भी है और उसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड भी है। जब तुम गर्म करोगे तो रेत का तो सब्लिमेशन होता नहीं, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होगा, वो गैस बनेगा, और जब ठंडा करोगे तो इस फनल के चारों तरफ चिपक जाएगा। फनल को आप निकाल लो, उसमें से कुरच के अमोनियम क्लोराइड बाहर निकाल लो, रेत इस कटोरी में रह जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सब्लिमेशन शो करता है वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स हुआ है जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता, तो इस तरीके से सब्लिमेशन करके उस कंपाउंड को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं फॉर फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम सब्लिमेशन जो है वो यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है बेटा कि जो खाना है उसको स्टोर करने के लिए हम उसको बहुत ज्यादा फ्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडा कर लिया, कोई खाना आपने बनाया उसको पैक कर दिया, उसको बहुत ठंडा कर लिया और उस ठंडे खाने को एकदम से वैक्यूम में रख देते हैं,
ठीक है। तो ठंडे खाने को जब आप वैक्यूम में रखोगे तो जो आइस है उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि आइस पहले लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी। हमने क्या किया, पहले फूड आइटम को फ्रीज किया बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे, और इस फ्रीज को वैक्यूम के अंदर रख दिया। अब वैक्यूम के अंदर रखते ही जो आइस है ना, फ्रीज किया था तो बर्फ जम जाएगी, ठीक है। आइस सीधी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, गैस के अंदर, वेपर बन जाते हैं उसके। अब मॉइस्चर तो रही नहीं, नमी तो रही नहीं तुम्हारे खाने में, तो ऐसे खाने को हम बहुत लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं बेटा, चला सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डीप फ्रोजन फूड्स, ठीक है, कि इनको बहुत ज्यादा ठंडा किया गया, फ्रीज किया गया, और फिर सीधा इनको फ्रीज से निकाल के वैक्यूम में रख दिया, और वैक्यूम में रखते ही जो बर्फ है उसका सब्लिमेशन हो गया, और ऐसा जो खाना है बहुत लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, विदाउट फ्रीजिंग, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो बैक्टीरिया वगैरह उस पर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। कई बार फ्रीजर की आइस को मेल्ट करने के लिए, फ्रीजर की जो आइस है उसको मेल्ट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। जैसे कई बार मान लीजिए आपका जो फ्रीज है वो 10 12 13 घंटे से अच्छी लाइट आ रही है, लगातार चल रहा है, तो जो फ्रीजर है ना उसके अंदर की तरफ बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, कई बार आपने नोटिस किया होगा। तो उसको पिघलाने के लिए भी हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम उस फ्रीजर के अंदर एकदम से गर्म हवा डालते हैं। अब गर्म हवा डालती जो बर्फ है वो सीधी भाप बन के उड़ जाती है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। कई बार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ जाए, अगर उनके उनके साथ ऐसा हो जाए कि फ्रीजर में बहुत ज्यादा बर्फ जम जाए, तो वो गर्म हवा जो है वो ब्लो करते हैं फ्रीजर में, और गर्म हवा जाते ही जो आइस है वो सीधी सब्लिमेशन करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा दैट व्हाट इज सब्लिमेशन, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। हमने एक्टिविटी देखी जिससे आप लैब के अंदर सब्लिमेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं। अगला टॉपिक बेटा कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।